दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 30 अक्टूबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। करवा चौथ, दीपावली, लक्ष्मी पूजा, छठ पूजा, भैया दूज, गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा समेत ढेर सारे त्योहार नवंबर में पड़ रहे हैं। अक्टूबर की तरह ही नवंबर भी छुट्टियों की भरमार लेकर आ रहा है। जी हां, नवंबर भी बैंक हॉलीडे की बात करें तो रविवार, सेकेंड सैटरडे के साथ गजेट्स और स्थानीय छुट्टियों को मिलाकर कम से कम 15 दिन बैंक बंद रहेंगे। जी हां, नवंबर महीने में 15 दिन बैंक बंद रहेंगे। पटना में छठ पूजा के उपलक्ष्य में बैंक 20 और 21 को बंद रहेंगे। जी हां, अगर इस माह आपको बैंक से जुड़े कोई भी कामकाज निपटाना है तो फिर छुट्टियों की लिस्ट पहले ही देख लीजिए। जी हां, ताकि आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। आपको बता दें कि नवंबर की शुरुआत रविवार साप्ताहिक अवकाश से हो रही है और खत्म भी छुट्टियों के साथ ही हो रहा है। बिहार के मुंगेर में दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई घटना का मामला शांत होता नहीं दिख रहा है। जहां इस घटना के बाद से पुलिस और सरकार से नाराज लोगों ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने के बाद अब लोगों ने गलत रास्ता इख्तियार कर लिया है। जी हां, कल मुंगेर में लोगों ने जिला मुख्यालय स्थित एसपी कार्यालय और एसडीओ आवास में जमकर हंगामा मचाई। इस हंगामे में बहुत सारे नुकसान हुए हैं। जी हां, मुंगेर में हुई इस घटना के बाद से फिर वहां की स्थिति सामान्य नहीं रह गई है। फिलहाल उपद्रव और आगजनी की घटना के बाद शहर का माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया है। जहां केडीबी लाइव वहां के लोगों से शांति की अपील करती है और वहां के लोगों को इंसाफ की मांग भी करती है। बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों द्वारा प्रचार का दौर जोर शोर से जारी है। जी हां, नेता और प्रत्याशी जनसभा करने के साथ साथ घर घर जाकर लोगों से वोट मांगने की अपील कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जो चर्चा में रहे हैं। ताजा मामला दरभंगा का है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी मशकूर अहमद उस्मानी का मंच टूटने का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। जिस वक्त मंच टूटा तो जनता से वो संवाद कर रहे थे, यानी कि बातचीत कर रहे थे। मंच टूटने से पहले मशकूर अहमद उस्मानी भाषण देते हुए नजर आ रहा है। जहां छोटे से मंच पर उस्मानी के साथ कुर्सी पर बैठे और भी लोग नजर आ रहे हैं। जैसे उस्मानी ने खड़े होकर अपना भाषण शुरू किया और उन्होंने कहा कि जनता को सरकार चुनने का मौका मिलता है और लोकतंत्र में लोग जानते हैं कि किसको कब उठाना है और किसको कब गिराना है। इस भाषण के साथ ही मंच भरभराकर टूटकर गिर गया। आप भी देख सकते हैं वीडियो। सरकार चुनने का मौका मिलता है और लोकतंत्र में लोग जानते हैं कि किसको कब उठाना है और किसको कब गिरा देना है। बिहार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सभी राजनीतिक दल जी जान से जुटे हुए हैं। जी हां, लगातार रैलियों का आयोजन हो रहा है। इसी कड़ी में एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने किशनगंज में रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार का ये आखिरी चुनाव है। प्रधानमंत्री बिहार के चुनाव में राम मंदिर का कार्ड खेल रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे मालूम चला है कि नीतीश कुमार के साथ मंच साझा करते हुए दरभंगा की सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की बदहाली और बेरोजगारी पर कुछ भी नहीं बोले। बिहार में शौचालय के लिए 2000 और प्रधानमंत्री आवास के लिए 20,000 रिश्वत लिया जा रहा है। भ्रष्टाचार में डूबा बिहार में राम मंदिर का कार्ड खेला जा रहा है, मगर गलवान की घाटी में बलिदान हुए जवानों की मां के आंसुओं का दर्द उन्हें याद नहीं। किशनगंज विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पर पलटवार किया है। जी उन्होंने कहा कि सीमांचल की बदहाली और बिहार में बेरोजगारी से त्रस्त युवाओं के लिए उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारे साथ अल्लाह और अवाम है। हम जमात की राजनीति करते हैं, इसलिए कांग्रेस, राजद, जदयू और भाजपा को परेशानी हो रही है। मुख्यमंत्री पर हमला करते हुए ओवैसी ने कहा कि लॉकडाउन में घर लौटने वाले बिहार के लाखों युवाओं को जबरन क्वारंटाइन किया गया। सरकार ने परेशान करने की तमाम कोशिश की है। उस वक्त भी हमारी पार्टी के विधायक और कार्यकर्ता हर किसी की आंसू पोंछ रहे थे। मुसीबत के वक्त भी हम आवाम के साथ थे और रहेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है। जी हां, वही दूसरे चरण के मतदान को लेकर नेता मैदान में हैं और जनता को लुभाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। जी हां, कुछ इसी तरह का नजारा कटिहार जिला के कदवा विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिला। जी हां, जहां पूर्व पथ निर्माण मंत्री चुनावी मैदान में हैं और मतदाताओं तक अपना फरियाद पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया के जरिए रोते हुए दिखाई दिए, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
जी हाँ, आपको बता दूं कि कटिहार कदवा विधानसभा से पूर्व मंत्री हेमराज सिंह की तेजी से वोट अपील की ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मंत्री जी लोगों से रो रो कर उनके पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। जी हाँ, मंत्री जी की माने तो दोनों गठबंधन के साथ साथ जनता भी जाति धर्म के नाम पर लगातार पिछले कई वर्षों से उन्हें नकारते आई है, इसलिए वो इस बार सोशल मीडिया के माध्यम से हाथ जोड़कर रो रो कर अपना ये फरियाद सुना रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के वोटिंग के दौरान पटना जिले के 5 विधानसभा क्षेत्र में हुए मतदान में 3 बूथों पर मतदान शून्य हुआ। यहां के मतदाताओं ने सड़क नहीं बनने के विरोध में वोट का बहिष्कार किया। जी हां, पालीगंज के बहरिया निरखपुर बूथ संख्या 236 पर पोलिंग पार्टी सहित वीडियो सीओ का घेराव किया। जी हां, धनरुआ, मसौरी और पालीगंज में एक एक बूथ के मतदान प्रशासन को समझाने के बाद भी नहीं माने। यहाँ तक कि नोटा का भी बटन दबाने को कोई भी तैयार नहीं हुए। बहरिया निरखपुर के मतदाताओं ने रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ वोट का बहिष्कार किया। बहिष्कार की खबर सुनकर समझाने पहुंचे अधिकारियों को ग्रामीणों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान संपन्न होने के बाद अब राजनीतिक दलों ने दूसरे चरण के लिए अपनी ताकत झोंक दी है। जहां इस दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। जहां इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जंगल राज का युवराज कहे जाने पर महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार राजद के नेता तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। उन्होंने पीएम मोदी की इस टिप्पणी पर बोलने से मना किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि वे देश के प्रधानमंत्री हैं, वे कुछ भी बोल सकते हैं। महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब में कहा कि वे देश के पीएम हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि मगर वो आए थे तो उन्हें बिहार के विशेष पैकेज, बेरोजगारी, भुखमरी पर बोलना चाहिए था। लोगों की उम्मीद थी कि वो इस पर बोलेंगे, लेकिन उन्होंने इस पर कुछ भी नहीं बोला। बिहार के मिजाज में लगातार तब्दीली देखने को मिल रहा है। जहां बिहार कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार ने पूर्वानुमान में बताया कि नवंबर के प्रथम सप्ताह तक ठंड लोगों को एहसास कराने लगेगा। जहां अधिकतम तापमान में कम से कम 2 डिग्री और न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की उम्मीद है। बहरहाल औसतन 3 किलोमीटर की गति से उत्तरी हवा चल रही है, जिस कारण शाम ढलते ही मौसम गुलाबी ठंड का एहसास कराता है। इस मौसम से बचने के लिए चिकित्सकों ने सलाह दी है कि देर रात तक घर लौटने वाले लोग ठंड से बचाव के लिए जरूरत भर गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें, नहीं तो फिर इस स्थिति में वायरल फीवर या फिर कोल्ड डायरिया का भी शिकार हो सकते हैं। आगे मौसम साफ रहने की भी अनुमान जताई गई है। जहां धूप खिलेगी। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की माने तो अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इससे दिन में जहां गर्मी लगेगी वहीं शाम होते ही मौसम सुहाना हो जाएगा। गुलाबी ठंड लगेगी, रात में ठंड बढ़ जाएगी। लोगों को अपने घरों में अब पंखा चलाने की जरूरत भी नहीं हो रही है। बदलते मौसम लोगों को सर्दी खांसी जनित बीमारी हो रही है। जहां आसमान में छिटपुट बादल छाया रहेगा, लेकिन बारिश नहीं होगी। मौसम धीरे धीरे शरद की ओर बढ़ रहा है। हवा की गति काफी धीमी है। ठंडा के दस्तक देते ही अब गर्म कपड़े निकालने लगे हैं। सुबह शाम घर से बाहर निकलने वाले लोग स्वेटर और इनर पहनकर निकलते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कल सुबह एक बड़ी दुर्घटना टली है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के नेता और भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी के हेलीकॉप्टर में उड़ान के दौरान ही तकनीकी खराबी आ गई, जिससे वह दुर्घटनाग्रस्त होने से बचा। आपको बता दें कि इससे कुछ ही दिन पहले पटना एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हालांकि उस दौरान मंत्री हेलीकॉप्टर से उतर चुके थे। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर फिर से निशाना साधा है। जहां इस बार उन्होंने पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतला जलाए जाने पर उनकी चुप्पी और मुंगेर में दुर्गा भक्तों पर पुलिस की बर्बरता को लेकर नीतीश कुमार को निशाने पर लिया है। जहां चिराग पासवान ने कहा है कि नीतीश कुमार पीएम मोदी के साथ मंच साझा करने को बेताब रहते हैं, लेकिन उनके पुतले जलाए जाने और उनका उल्लेख चुनावी सभा में कराने पर वे खामोश रहते हैं। चिराग पासवान ने इस बारे में ट्वीट करके लिखा है कि बिहार की धरती पर राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संबंध में पंजाब में हुई निंदनीय घटना का उल्लेख किया और बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खामोश हैं। प्रधानमंत्री के साथ स्टेज शेयर करने को बेताब रहते हैं, मगर राहुल गांधी के इस घृणित बयान पर अपना मुंह नहीं खोलते हैं।
भारत समेत पूरी दुनिया में कोरोना का कहर जारी है और सभी इस महामारी को परास्त करने के लिए वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, भारत में भी कोरोना की कई वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। वैक्सीन कब तक आएगी इसकी कोई भी निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं है, मगर देश में किन किन को टीका दिया जाएगा ये अब स्पष्ट हो गया है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद स्पष्ट कर दिया है कि जब देश में कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी तो इससे सभी देशवासियों को उपलब्ध कराया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा है कि जब भारत में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध होगी तो हर नागरिक को वैक्सीन दी जाएगी, कोई भी छूट नहीं पाएगा। हालांकि फ्रंट लाइन वर्कर्स को प्राथमिकता दी जा सकती है। कोरोना वैक्सीन को लेकर सवाल पर अंग्रेजी अखबार द इकोनॉमिक्स टाइम को दिए गए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा है कि मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जैसे ही देश में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध होगी हर किसी को वैक्सीन दी जाएगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सवाल किया गया है कि अगले साल एक टीका उपलब्ध होने की संभावना है तो किसे वैक्सीन दी जाएगी, कौन प्राथमिकता में होंगे, इस पर कोई विचार है? तो इसके जवाब में पीएम मोदी ने कहा है कि सबसे पहले मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जब देश में कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी तो सभी को टीका लगाया जाएगा, कोई भी नहीं छूटेगा। हाँ, हो सकता है कि इस टीकाकरण की शुरुआत के अभियान में हम सबसे पहले कमजोर और फ्रंट लाइन वर्कर्स की रक्षा पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और उन्हें पहले टीका लगा सकते हैं। दोस्तों, बैंकों में अब अपना पैसा जमा करने के लिए और निकालने के लिए भी चार्ज देना पड़ेगा। जी हाँ, अगर आप बैंक में पैसा जमा करते हैं और निकालते हैं तो भी आपको चार्ज देना पड़ेगा। जी हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। अगले महीने से तय सीमा से ज्यादा बैंकिंग करने पर अलग से चार्ज लगेगा। इस पर बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक और सेंट्रल बैंक भी जल्द फैसला लेंगे। एक बैंक अधिकारी ने बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने चालू खाता, कैश, क्रेडिट लिमिट और ओवरड्राफ्ट अकाउंट से जमा निकासी के अलग और बचत खाते से जमा निकासी के अलग अलग शुल्क निर्धारित किए हैं। जहाँ लोन अकाउंट के लिए महीने में 3 बार के बाद जितनी ज्यादा पैसा निकालेंगे 150 रुपए हर बार देने पड़ेंगे। बचत खाते में 3 बार तक जमा करना मुफ्त होगा, लेकिन चौथी बार जमा किया है तो फिर 40 रुपए देने होंगे। वरिष्ठ नागरिकों को भी बैंकों ने कोई भी राहत नहीं दी है। उन्होंने बताया कि यूनियन ने इस तुगलकी फरमान का विरोध किया है और जनहित में आदेश को वापस लेने की मांग की है। मुंगेर में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए लाठीचार्ज के बाद बवाल बढ़ता ही जा रहा है। जहां चुनाव आयोग ने इस मामले में संज्ञान लिया है और तत्काल मुंगेर की एसपी लिपि सिंह और डीएम को हटा दिया गया है। जहां इलेक्शन कमीशन ने यह आदेश दिया है, साथ ही पूरे मामले की तत्काल जांच कराई जाएगी। मुंगेर शहर में घटना के बाद से ही एसपी और डीएम को हटाने की मांग की जा रही थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जी हाँ, मगध के डिविजनल कमिश्नर पूरे मामले की जाँच करेंगे और 7 दिनों में इसकी रिपोर्ट देंगे। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि प्रथम चरण के मतदान का उत्साह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में उमड़ रही भीड़ नीतीश कुमार के लिए प्रधानमंत्री का घोषित करना कि नीतीश जी ही दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, ये एनडीए की चट्टानी एकता दिखाता है। एनडीए निर्णायक बहुमत की ओर बढ़ रही है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भाजपा मीडिया सेंटर में पत्रकार से बातचीत कर रहे थे। जी हाँ, उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए की जबरदस्त हवा बह रही है। कोरोना काल में मतदान एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण भरा कार्य था। सभी लोग आशंकित थे, लेकिन बिहार के मतदाता बड़ी संख्या में मतदान करने निकले और जिस तरीके से पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, उससे बिहार की लोकतांत्रिक छवि को और भी मजबूत किया है। कल सीपीआई नेता कन्हैया कुमार ने कहा कि बिहार में नीतीश मोदी की सरकार का एक ही मकसद रह गया है, चुनाव के समय अपनी जुमलेबाजी के साथ जनता को ठगने का, वादों का बाजार गर्म करके गरीबों को लूटने का, चाहे झंझारपुर को जिला बनाने का वादा हो या फिर बेरोजगारी को रोजगार देने का वादा या फिर नौजवानों को सरकारी नौकरी का सपना दिखाने का वादा। चुनाव जीतने के बाद एक भी वादा पूरा नहीं किया गया है। एनडीए सरकार उन्हीं योजनाओं पर कार्य करती है जिसमें नाजायज उगाही की जाए। दोस्तों, वोटों से भरी ईवीएम मशीन सबको दिलासा देती है। जी हां, सभी दल जीत का दावा करते हैं। कई चरणों में होने वाले चुनाव का ये रिवाज भी है ताकि कार्यकर्ता समर्थकों का मनोबल कायम रह सके। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदाता ने सत्ता में बैठे और उसे हटाने के लिए आतुर दलों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि 50% से कुछ अधिक मतदान का ये क्या मतलब निकालें। मतदान का प्रतिशत अधिक होता है तो उसे सत्ता विरोधी रुझान मान लिया जाता है। अगर कम होता है तो फिर माना यह जाता है कि मतदाता
मतदाता यथास्थिति के पक्ष में हैं, यानी कि सत्ता पक्ष में हैं। पहले चरण का मतदान न अधिक है और न ही कम, बीच में है, जहां यही सत्ता की दौर में शामिल दलों के लिए चिंता का विषय है। कोरोना काल में पहला मतदान हुआ है, आशंका थी कि बहुत कम लोग मतदान में हिस्सा लेंगे। बुजुर्गों के मामले में बहुत हद तक ये सच भी साबित हुआ। युवाओं और महिलाओं के मन में शायद कोरोना का डर खत्म था। दोनों समूह ने मतदान में दिलचस्पी दिखाई, फिर भी यह उम्मीद से कम थी, जहां क्योंकि सत्ता और विरोधी दलों ने इस समूह के लिए कई घोषणाएं की हैं। जहां रोजगार को केंद्रीय चुनावी मुद्दा बन गया, महागठबंधन ने 10 लाख नौकरी और भाजपा ने 19 लाख रोजगार का वादा किया। जदयू ने सरकारी खाली पदों को प्राथमिकता के स्तर पर भरने का भी भरोसा किया। कांग्रेस ने अलग से 3.5 लाख लोगों को काम देने का वचन दिया। जन अधिकार पार्टी ने 3 साल के भीतर बिहार को देश ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे विकसित राज्य बनाने की घोषणा की है। कुल मिलाकर बेरोजगारी के इस माहौल में रोजगार के इतने ऑफर दिए गए कि बेरोजगारों को मतदान के लिए टूट पड़ना चाहिए, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। दोस्तों, बिहार में पहले फेज की वोटिंग के बाद सभी दलों की तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। जहां वहीं जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने भी प्रथम चरण के मतदान के बाद जीत का दावा किया है। उन्होंने पहले चरण की वोटिंग के बाद कहा है कि युवाओं ने बिहार में परिवर्तन के लिए कैंची को चुना है। लॉकडाउन में जो प्रवासी मजदूर और छात्र दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, उन्होंने इस बार एनडीए को नकार दिया है। दोनों गठबंधन असल मुद्दों से भटक गए हैं। एक ने जाति का कार्ड खेला और दूसरों ने संप्रदाय का। दोनों को जनता ने नकार दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में 71 सीटों पर हुए मतदान के बाद महागठबंधन ने बड़ा दावा कर दिया है। जी हां, प्रथम चरण का चुनाव संपन्न होने के बाद पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन के नेताओं ने दावा किया है कि प्रथम चरण में 71 में से 55 सीटों पर महागठबंधन की जीत हो रही है। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने कहा है कि जो फीडबैक महागठबंधन के नेताओं को मिला है उस पर यकीन करें तो एनडीए को कम सीटें पर ही संतुष्ट करना पड़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद कांग्रेस नेता पवन खेरा ने कहा है कि बिहार में महागठबंधन के पक्ष में जो हवा चली है वह अगले दोनों चरणों तक यूं ही जारी रहेगी और नीतीश कुमार की सरकार का जाना तय है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी सभाओं का सिलसिला लगातार जारी है। सभी पार्टियों के नेता चुनावों में जीत सुनिश्चित करने के लिए जनसभा संबोधित कर रहे हैं। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पीएम नरेंद्र मोदी के सभा में शामिल होने मुजफ्फरपुर के बरूराज विधानसभा पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जनसभा संबोधित करते हुए पहले तो विपक्ष को आड़े हाथों में लिया, फिर सभा में मौजूद लोगों से पूछा कि क्या आप लोग ये चाहते हैं कि धारा 370 फिर से लागू हो जाए? क्या आप चाहते हैं कि राम मंदिर फिर से तहस नहस कर दिया जाए? अगर नहीं तो फिर नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करें। बिहार में उन्हें मजबूत करेंगे तो मोदी जी खुद मजबूत होंगे। बिहार इलेक्शन में एक दूसरे पर पलटवार करने का सिलसिला भी जारी है। जहां इस बीच आरजेडी ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। आरजेडी ने सीएम को युवाओं का खलनायक बताया है। आरजेडी ने कहा है कि बिहार की वर्तमान दयनीय अवस्था के प्रमुख कारण और बिहार के युवाओं खलनायक नीतीश कुमार के सामने नौकरी शब्द का नाम लो तो काटने दौड़ते हैं, युवा शब्द कहो तो लाठीचार्ज करवाते हैं। अब नीतीश कुमार दिशा विहीन, संकल्प विहीन, शक्ति विहीन, युक्ति विहीन हो गए हैं। अब उन्हें रिटायर करे। आरजेडी ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार के लिए सवाल कुर्सी से कुछ समय और चिपके रहने का है। कोरोना महामारी के बीच बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव में वोटरों का उत्साह देखने को मिला है। जहां कोरोना के बावजूद बिहार में पहले चरण का चुनाव 53% मतदान के साथ संपन्न हुआ है। जहां बिहार में पहले चरण की 71 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले गए हैं, जिसमें टोटल वोटिंग का प्रतिशत 53.54 रहा है। खास बात यह है कि कोरोना काल में भी लोगों ने अपने घर से निकलकर वोट डाले और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित किया। बिहार के जिन 16 जिलों में बुधवार को वोटिंग हुई उसमें से अधिकांश कोरोना से प्रभावित है। जी हां, और अभी भी वहां रोज नए नए केस मिल रहे हैं। इसके बावजूद लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग किया। दशहरे पर पीएम मोदी का पुतला जलाए जाने पर राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की है। जहां केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि प्रायोजित रावण वध पर ऐसा बयान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की राजनीतिक औकात और उनके स्तर को दर्शाता है, जिसे कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है। बीजेपी नेता ने जोर देकर कहा है कि पंजाब ही नहीं बल्कि पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान करता है और कोरोना काल में जिस तरीके से लोगों को 5-5 किलो चावल और गेहूं 1 किलो दाल मिली है उसकी सभी ने तारीफ की है। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि एक प्रायोजित रावण वध पर राहुल गांधी किस तरीके का बयान दे रहे हैं।
बिहार के विधानसभा चुनाव का प्रचार चरम पर है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा पूरी मुस्तैदी के साथ पार्टी के साथ गठबंधन की भी कमान संभाले हुए हैं। जहां जेपी नड्डा का मानना है कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता बरकरार है और सुशासन को लेकर लोगों का भरोसा उन पर कायम है। जेपी नड्डा ने रोजगार के मुद्दे पर छिड़ी जंग में विपक्ष के वादों को खोखला करार देते हुए आरोप लगाया है कि 10 लाख लोग राजद के समय बिहार छोड़कर गए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी सभाओं का दौर जारी है। इसी क्रम में बुधवार को बीजेपी नेता और सांसद आरसीपी सिंह चुनावी सभा संबोधित करने बेगूसराय के साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र के मसूर चक कस्बा पहुंचे थे, लेकिन उनके संबोधन से पहले सभा में मौजूद लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। लोगों ने नीतीश कुमार मुर्दाबाद, आरसीपी सिंह मुर्दाबाद के नारे लगाए। जी हां, इधर जब जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने स्थिति पर नियंत्रण करने की कोशिश की तो फिर हंगामा कर रहे लोग और भी भड़क गए और देखते ही देखते दोनों पक्ष की तरफ से लात घूंसे भी चलने लगे, जिसमें जदयू के जिला महासचिव दीपक कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इधर बवाल बढ़ता देखकर आरसीपी सिंह वहां से बेरंग वापस लौट गए। जदयू कार्यकर्ताओं ने जाप कार्यकर्ताओं पर हंगामा का आरोप लगाया है। जहां आपको बता दूं कि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी एनडीए के जनसभाओं में हंगामा हो चुका है। मौजूदा सरकार से नाराज लोगों ने कई बार जनसभाओं में पहुंचकर अपना गुस्सा दिखाया है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 71 सीटों पर बुधवार को मतदान खत्म हो जाने के बाद अब बीजेपी की निगाहें दूसरे और तीसरे चरण की सीटों पर है। जी हां, बीजेपी आखिरी के दोनों चरणों में पहले से कहीं ज्यादा ताकत झोंकने की तैयारी में है। वजह के बारे में सूत्रों का कहना है कि पार्टी नेताओं को एनडीए के मुख्य सहयोगी जदयू की जमीनी रिपोर्ट के बारे में कुछ नेगेटिव इनपुट मिले हैं। जी हां, ऐसे में बीजेपी और ज्यादा ताकत झोंककर चुनाव में एनडीए को किसी भी तरह के नुकसान से बचाना चाहती है। बिहार में कुल 243 में से अभी 3 और 7 नवंबर को कुल 172 सीटों पर मतदान होना है। बीजेपी दूसरे और तीसरे चरण में अपने 30 स्टार प्रचारकों से अधिक सभाएं कराने की तैयारी में है। जहां घर घर जाकर प्रचार के लिए भी विशेष तौर पर रणनीति बनाई जा रही है। कुछ स्टार प्रचारकों में कोरोना पॉजिटिव होने के कारण बीजेपी के चुनाव प्रबंधन पर कुछ असर पड़ा है। इससे पार्टी की चिंता और भी बढ़ गई है। लेकिन कोरोना पॉजिटिव होने के कारण आइसोलेशन में गए सुशील कुमार मोदी, शाहनवाज हुसैन, राजीव प्रताप रूडी जैसे नेताओं की भरपाई दूसरे स्टार प्रचारकों से बीजेपी करने में जुटी है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर और 3 नवंबर को रैली करके दूसरे और तीसरे चरण की चुनावों के लिए माहौल बना रहे हैं। पश्चिमी चंपारण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हमने पूरे बिहार को अपना परिवार माना है। मुखिया होने के नाते एक बिहार की जवाबदेही हमारी है। कुछ लोगों के लिए पत्नी और बेटा ही उनका परिवार है। ऐसे लोग भ्रम में ना रहें, जनता उन पर विचार नहीं करेगी। हरनाटाड़ में वाल्मीकि नगर से एनडीए प्रत्याशी धीरेन्द्र प्रताप उर्फ रिंकू सिंह के पक्ष में चुनावी प्रचार करने के लिए गए सीएम नीतीश कुमार ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि राजनीति किसी की जागीर नहीं है। कुछ लोग परिवारवाद को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद सभी पार्टियों के नेता दूसरे और तीसरे चरण के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जेडीयू उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। वाल्मीकि नगर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा ऐलान किया है। जहां इस चुनाव में सबसे गंभीर मुद्दे रोजगार पर बोलते हुए नीतीश कुमार ने कहा है कि जो 10 लाख रुपए की सहायता राशि यानी कि 5 लाख रुपए अनुदान और 5 लाख का ऋण बिना किसी ब्याज के नए रोजगार के लिए हम लोग अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़े वर्ग को देते थे, उसे अब सभी वर्ग के लिए लागू कर दिया जाएगा, यह ताकि नई और उन्नत तकनीक से रोजगार सृजन हो सके। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए पटना पहुंचे। जहां यहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। कोरोना काल में नीतीश कुमार के कामों पर सवाल खड़ा करते हुए कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा है कि अपनों का साथ छोड़ देना नीतीश कुमार का स्वभाव है। कोटा में बिहार के बच्चों को भी उनके हाल पर उन्होंने छोड़ दिया था। जी हाँ, जिन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी दिखती है वो बिहार का भला क्या कर सकता है। मुंगेर की घटना के लिए सचिन पायलट ने नीतीश कुमार को दोषी बताते हुए कहा है कि किसी भी घटना के लिए सरकार ही दोषी होती है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।